लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर गंभीर चेतावनी दी गई है। लेख कहता है कि दोनों देश अब बस एक गलती या गलतफहमी की दूरी पर हैं, युद्ध से। बीते कुछ महीनों में दक्षिण चीन सागर और ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी और चीनी लड़ाकू विमानों के बीच कई खतरनाक मुठभेड़ें हुई हैं, जहां कभी-कभी दोनों विमान कुछ ही फीट की दूरी पर आ गए। इन घटनाओं से ये साफ है कि दोनों देशों की सैन्य गतिविधियां अब इतनी नजदीक आ चुकी हैं कि किसी भी क्षण कोई हादसा युद्ध का कारण बन सकता है। लेख बताता है ये स्थिति कोल्ड वार के दौर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि तब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कम से कम संवाद और नियंत्रण की व्यवस्थाएं मौजूद थी। वे एक दूसरे को मिसाइल परीक्षणों की सूचना देते थे, हॉटलाइन पर संपर्क में रहते थे और संकट के समय बात करके टकराव टाल लेते थे। लेकिन चीन और अमेरिका के बीच ऐसी कोई भरोसेमंद प्रणाली नहीं है। कई बार तो ऐसा हुआ जब अमेरिकी अधिकारी चीन के सैन्य नेताओं से संपर्क करना चाहते थे। फोन घंटों तक बजता रहा, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। लेख ये भी याद दिलाता है कि 2001 में भी इसी दक्षिण चीन सागर में एक अमेरिकी जासूसी विमान और चीनी फाइटर जेट की टक्कर हो चुकी है। तब एक चीनी पायलट की मौत हुई थी और अमेरिकी विमान को चीन में उतरना पड़ा था। उस संकट को सुलझाने में 10 दिन लगे और कई स्तरों पर बातचीत करनी पड़ी। लेकिन आज की स्थिति इससे कहीं ज्यादा अस्थिर है, क्योंकि चीन अब पहले से अधिक शक्तिशाली और आत्मविश्वासी हो चुका है। वहीं दोनों देशों के भीतर राष्ट्रवाद और राजनीतिक दबाव भी कहीं ज्यादा है। लेख का सार यही है, अगर अमेरिका और चीन ने भरोसे और संवाद की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं बनाई, तो दक्षिण चीन सागर या ताइवान स्ट्रेट में किसी छोटी सी घटना से भी बड़ा युद्ध भड़क सकता है। लेखक ने उदाहरण दिया कि कैसे रूस के साथ सीरिया युद्ध के दौरान अमेरिका ने संवाद बहाल करके कई संभावित टकराव टाले थे, और वही अब चीन के साथ करना जरूरी है। लेख का असली संदेश यही है, महाशक्तियों के बीच संवाद की कमी किसी मिसाइल से भी खतरनाक हो सकती है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में व्हाइट हाउस के भीतर ट्रम्प द्वारा बनाए जा रहे भव्य प्रेसिडेंशियल बॉलरूम को लेकर उठे विवाद की चर्चा है। ये लगभग $300 मिलियन यानी करीब 2,500 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसे ट्रम्प टैक्स पेयर पर बोझ न डालने वाली बात बता रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, जब इसका पूरा खर्च निजी कंपनियां और अमीर कारोबारी उठा रहे हैं, तो बदले में उन्हें क्या मिलेगा? यही सवाल इस लेख का केंद्र है। सत्ता, पैसा और निजी हितों के बीच की खतरनाक मिलीभगत। लेख बताता है ये निर्माण व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग को तोड़कर किया जा रहा है, वही हिस्सा जहां कभी फर्स्ट लेडी का ऑफिस होता था। ट्रंप ने कहा है ये 999 लोगों की क्षमता वाला एक शानदार हॉल होगा, जिसे वो एक निजी दान से बना रहे हैं। दानकर्ताओं में गूगल, अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, लॉकहीड मार्टिन, कॉइनबेस और मेटा जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है, इनमें से कई कंपनियां हाल ही में अमेरिकी अदालतों या सरकारी एजेंसियों के मुकदमों में फंसी रही हैं। उदाहरण के तौर पर यूट्यूब ने $22 मिलियन का योगदान उस कानूनी समझौते के तहत दिया है, जो ट्रंप के साथ उसके पुराने विवाद से जुड़ा था। वही विवाद जो कैपिटल हिल दंगे के बाद उनके अकाउंट बंद होने से शुरू हुआ था। लेख में कहा गया है ये दान उतना मासूम नहीं जितना दिखाया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये संविधान के एंटी डेफिशिएंसी एक्ट का उल्लंघन है, जो कहता है कि कोई भी राष्ट्रपति निजी पैसे से सरकारी काम नहीं कर सकता, जब तक कांग्रेस उसकी अनुमति ना दे। कानूनी विशेषज्ञ ब्रूस फीन के शब्दों में, अगर कांग्रेस ने दीवार के लिए पैसा नहीं दिया, तो क्या ट्रंप एलन मस्क जैसे अरबपतियों के पैसों से दीवार बना सकते हैं? उनका कहना है यही बात अब व्हाइट हाउस बॉलरूम पर लागू होती है। अल जजीरा का निष्कर्ष ये है कि ट्रंप इस निर्माण को जनता पर भार नहीं डालने की उपलब्धि के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये सत्ता और कारोबार के बीच नए सौदों की जमीन तैयार करता दिखता है। लेखक चेतावनी देता है, ये दान
बाद में नियमों में छूट, सरकारी अनुबंधों या माफी पत्रों में बदल सकता है। कहने का मतलब है, ये कहानी सिर्फ एक बॉलरूम की नहीं, बल्कि उस राजनीति की है जहां लोकतंत्र के दरवाजे पैसों से खुलते हैं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में आज के दौर के हॉरर फिल्मों के जरिए समाज की बेचैनी, डर और बदलते दौर की सोच को समझने की कोशिश की गई है। अखबार कहता है, ये कोई संयोग नहीं कि 2025 को हॉरर फिल्मों का स्वर्ण वर्ष कहा जा रहा है, क्योंकि हर दौर की डरावनी फिल्में उस वक्त के डर, असुरक्षा और सामाजिक तनावों की झलक होती है। और आज का समय, मान लीजिए, खुद किसी हॉरर स्क्रिप्ट से कम नहीं। युद्ध, जलवायु संकट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अनजानी दुनिया के बीच लोग सिनेमा में वही डर देखने जा रहे हैं जो उनके भीतर पल रहा है। लेख बताता है कैसे पुराने गोथिक खलनायक फ्रैंकेनस्टाइन और ड्रैकुला नए रूप में लौट आए हैं। पहले जो डर विज्ञान या पराई जाति से जुड़ा था, अब वही तकनीक और एआई के रूप में सामने है। हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक गिलर्मो डेल टोरो और ल्यूक बेसन जैसे लोग इन पुराने किरदारों को नई सोच के साथ पेश कर रहे हैं। इसी तरह पूंजीवाद और आर्थिक असमानता पे व्यंग्य करने वाली वैम्पायर और जॉम्बी फिल्में भी लौट आई हैं, जैसे सिनर्स और 28 ईयर्स लेटर, जो हमारे सिस्टम के अंदर छिपे अदृश्य खून चूसने वालों की कहानी कहती हैं। गार्जियन कहता है, हॉरर हमेशा हमारे समय की बेचैनी को दर्शाता है। वियतनाम युद्ध, एड्स संकट या 80 के दशक की उपभोक्तावादी संस्कृति, हर दौर में डर की अलग शक्ल बनी। और अब जबकि सुपर हीरो फिल्मों का दौर कमजोर पड़ रहा है, सोशल हॉरर या एलिवेटेड हॉरर ने जगह ले ली है। ऐसी फिल्में जो डर के जरिए नस्ल, वर्ग और जेंडर जैसे विषयों पर बात करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस दौर में महिला निर्देशकों और दर्शकों की भागीदारी भी बढ़ रही है। द सब्सटेंस, आई सॉ द टीवी ग्लो जैसी फिल्में स्त्री विरोध, सेलिब्रिटी कल्चर और लैंगिक पहचान के संकट पर सवाल उठाती हैं। कहने का मतलब है कि जब जमाना डरावना हो, तो शायद डर ही हमें सच्चाई से रूबरू कराता है। यही वजह है कि हॉरर फिल्में आज फिर से हमारे दौर का आईना बन गई हैं। डॉन में प्रकाशित लेख में पाकिस्तान में फिर से उठे धार्मिक उग्रवाद और राज्य की कार्रवाई के मायने पर गंभीर सवाल उठाया गया है। लेखक का कहना है कि ये कोई नई कहानी नहीं है। पहले भी जब जब कट्टरपंथी समूहों पर सख्त कार्रवाई हुई, तब एक हिस्सा समाज का, खासकर उदारवादी तबका, इसे आतंकवाद पर जीत बताकर खुश हुआ। लेकिन समय ने बार बार दिखाया कि आतंकवाद या धार्मिक उग्रवाद को सिर्फ फौजी कार्रवाई से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी जड़ें समाज, राजनीति और वर्ग संरचना में गहराई तक फैली हैं। लेख के मुताबिक सरकार ने अब फिर से तहरीक लबलेग पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन सवाल वही है, क्या इससे कुछ बदलेगा? लेखक याद दिलाता है कि पिछली बार भी ऐसे ऑपरेशन हुए थे, लेकिन नतीजा वही रहा। निर्दोषों की मौत, लोगों की रोजी रोटी का नुकसान और आम जनता में गुस्सा। पेशावर, बाजौर और तेरह जैसे इलाकों में पिछले 20 वर्षों से यही सिलसिला चल रहा है, यानी आतंकवाद के नाम पर कार्रवाई और फिर उस कार्रवाई से और गहरी सामाजिक दूरी और असंतोष। लेख साफ कहता है, किसी भी संगठन की विचारधारा सिर्फ बंदूकों से नहीं मिटाई जा सकती। टीएलपी जैसी बारेलवी विचारधारा को समाज में गहरी जड़ें मिली हैं, खासकर उन वर्गों में जो आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर हैं। इन तबकों के युवाओं को जब जीवन में सम्मान और अवसर नहीं मिला, तो इन धार्मिक संगठनों में शक्ति और पहचान ढूंढते हैं। यही वजह है कि बार बार इन्हें केवल फौज की ताकत से दबाने की कोशिश नाकाम होती है। यानी डॉन का ये लेख कहता है, ये लड़ाई सिर्फ बंदूक या प्रतिबंध की नहीं, बल्कि सोच की है, और उसे जीतने के लिए पाकिस्तान को अपने समाज, राजनीति और शिक्षा की दिशा बदलनी होगी। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based